खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। ये मेरे हाथ में है डालडा कुक बुक प्लेटिनम एडिशन। ये एक रेसिपीज़ की बुक, एक ऐसी बुक जिसे अवार्ड मिला है और इस अवार्ड के बारे में मैं आपको तफसील से बता रही हूँ। अब गुरमे वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड जो है वो इस किताब के हिस्से में आया है। ये एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो तकरीबन ऑस्कर कहा जा सकता है कुक बुक्स का। 195 से ये अवार्ड हो रहा है। इस साल 171 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और फरवरी 23, 2013 में ये किताब जो मेरे हाथ में है इस वक्त, जो कि डालडा कुक बुक प्लेटिनम एडिशन है, इसे बेस्ट कॉर्पोरेट कुक बुक इन द वर्ल्ड का अवार्ड जो है वो दिया गया। और ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़े ज़बरदस्त सी बात है। हमारी आज व्यूअर्स में से किसी एक को आज ये किताब मिलेगी। एक तो मिसेस जुल्फ़कार आपने हमें कहा हुआ है, लेकिन कल हम अनाउंस नहीं कर रहे थे। आज अगर आप कॉल करेंगे तो शो में शामिल होंगे, आप एक बुक जो है ये जीत सकते हैं। हमारे एक जो कॉलर हैं उसको ये किताब रेसिपीज़ की अवार्ड विनर मिल सकती है। जो मैंने अभी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इन्हीं में से कोई एक सवाल जो है वो मैं आपसे करूँगी, इसलिए दोबारा मैं दोहरा देती हूँ ताकि आप इसको सुन लें एक दफ़ा गौर से कि गुरमे वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड्स जो हैं ये 1995 से हो रहे हैं और पूरी दुनिया इसमें पार्टिसिपेट करती है। 171 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया इस साल इसमें। Feb 23, 2013 में ये जो किताब है जिसका नाम है डालडा कुक बुक प्लेटिनम एडिशन, इसको बेस्ट कॉर्पोरेट कुक बुक इन द वर्ल्ड का अवार्ड जो है वो मिला है। इन्हीं में से कोई एक सवाल मैं करूँगी और उस सवाल का दुरुस्त जवाब देकर आप ये रेसिपी बुक जो है इसे जीत सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। मैं आपकी मुलाकात अपने आज के मेहमान से करवाऊंगी। मैंने आपको बताया था हम बात करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। ये नॉर्मेलिटी क्या होती है, एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, कैसे हम जाने कौन नॉर्मल है, कैसे पहचानें कि ये एबनॉर्मल है और क्यों कोई नॉर्मल शख्स एबनॉर्मल हो जाता है और एबनॉर्मेलिटीज़ होने की और वजूहात जो हैं वो क्या होती हैं। ये सब रहेंगे आज के सवाल और इनको जानने के लिए हम मिल रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मालिक से, जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल हैं, हेड ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट हैं, बुलान मेडिकल कॉलेज में रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम। कोयटा से आप आ गए हैं जी, हालात की वजह से? नहीं, इट्स नॉर्मल, इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं पाकिस्तान साइकेट्री सोसाइटी के और फाउंडर प्रेसिडेंट हैं सार्क साइकेट्री फेडरेशन के। गुड, इस तरह की हमारी सोसाइटीज और फेडरेशंस एग्जिस्ट करती हैं। जी। अच्छा, नॉर्मेलिटी क्या होती है? ये जिसे कहते हैं हम, ये बंदा मेंटली नॉर्मल शख्स है या हेल्दी शख्स है, तो उसके क्या क्राइटेरियाज हैं? मिस फरा, शुरू की इब्तिदाइया में आपने कुछ बातें कही, मैं उन्हीं से पिक करता हूँ। किसी भी माशरे को में नॉर्मल और एब नॉर्मल के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। एक माशरे में, एक सोसाइटी में एक शख्स, एक बिहेवियर नॉर्मल माना जाता है, जबकि वही बिहेवियर शायद दूसरे सोसाइटी में एब नॉर्मल हो। सही। तो ये एक रिलेटिव टर्म है जिसको नॉर्मल और एब नॉर्मल। हमारी कोशिश ये है कि हम सेहतमंद कौन है और सेहत के हवाले से उसमें क्या खराबी है। सही। और वो कौन सी चीज़ है जो उसके सेहत को बीमार करती है। सही, यानी एक नॉर्मल शख्स हो सकता है सेहतमंद ना हो और सेहतमंद शख्स हो सकता है नॉर्मल ना हो। ये हो सकता है। एग्जैक्टली, मैं ये कहना चाहूँगा कि आम माशरे में नॉर्मल और एब नॉर्मल के पैरामीटर्स मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ जावियों से जांचे जाते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम अपने माशरे और अपने मुल्क को जहन में रखें, हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक नौजवान जब आता है आपके सामने और वो ज़्यादा शर्मीला होता है तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं। हमारे कल्चर में हम ये कहते हैं कि ये नौजवान में कितनी हया है और ये अपने बुज़ुर्गों के सामने आंखें नीचे करके आता है और बात करता है, जबकि वेस्ट में आंखों में आंखें डाल के बात करना जो है नॉर्मल महसूस, इंसल्ट होती है। अगर आप किसी शख्स से आंखें मिलाए बगैर बात करें तो वो आपसे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तक को एंकर ने कहा था, लुक इनटू माय आईज, लुक एट मी, एग्जैक्टली, लुक एट मी। तो बात यही है कि छोटा सा बिहेवियर है, हम उसको बहुत ही नॉर्मल और अदब के हवाले से उसको अच्छी नज़र से देखते हैं हमारे माशरे में, जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है। इस बिल्कुल इसके अपोजिट यही हया, जिसको हम हया कहते हैं, वो वेस्ट के किसी कल्चर में
इसको एबनॉर्मलिटी समझी जाती है और ये कहते दिस मैन इज़ वेरी शाय, ही लैक्स कॉन्फिडेंस। हाँ, ही लैक्स कॉन्फिडेंस। तो डिपेंड करता है मुख्तलिफ माशरों के मुख्तलिफ जावियों के हिसाब से हम नॉर्मल और एबनॉर्मल का जो है, हम किसी सोसाइटी का एक नॉर्मल आदमी किसी और सोसाइटी में वही बिहेवियर शायद नॉर्मल ना कहना, उसको ना कहा जाए। अच्छा, इसी तरह क्या सेहतमंद और गैर सेहतमंद भी रिलेटिव टर्म है क्या? ये भी मुआशरे सोसाइटी के लिहाज से फर्क होती है? मैं एज अ प्रोफेशनल एज अ साइकियाट्रिस्ट और जो मेरी जिम्मेवारी है, मैं नॉर्मल वो आदमी है जिसके सोच का अंदाज मरबूत हो, जिसके जज्बात उसके कंट्रोल में हो, जो अपने इरादों में मुस्तहकम हो, जिसकी जो हरकत व सकनात अपने हद में हो, सही, और जिसको कोई गैबी किस्म की आवाज़ें ना आ रही हों, और उसके जो बिलीफ सिस्टम है, जो उसकी यकीन का जो लेवल है वो नॉर्मल हो, कोई एबनॉर्मल चीज़ आम इस्तिलाह में काबिल कबूल हो, उसकी जो यकीन का हवाला है। सही। तो ये चीज़ें जो हैं हम नॉर्मल और एबनॉर्मल सेहत के हवाले से, ज़हनी सेहत के हवाले से नॉर्मल और एबनॉर्मल के लिए रखते हैं। ये रवैये हैं या ये आदात हैं या फिर ये रुझान हैं या फिर ये कोई क्या एबिलिटीज हैं, ये क्या चीजें हैं जिनको आप कह रहे हैं? एरियाज हैं। अच्छा, एरियाज। किसी शख्स के शख्सियत के को मरबूत रखने के लिए कि एक हमारी शख्सियत उस वक्त कंप्लीट होती है जब मेरी सोच का अंदाज मरबूत हो। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी नज़र से भी यकीनी तौर पर ये एक छोटा सा खबर या जायज़ा या सर्वे गुजरा होगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ज़हनी अमराज में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं और यहाँ पर समां बहुत सारे मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ जो है हमारे यहाँ इफेक्ट हो रही है। आप एज प्रोफेशनल के देखते हैं कोई फ़र्क पहले के लोगों में और अब में? मैं ये समझता हूँ और मेरा ख्याल है मेरे कुलीग भी यही समझते हैं कि जिस माशरे में नाहमवारी हो, जिस सोसाइटी में सुकून नहीं हो, जिस माशरे में एक्सटर्नल ट्रिगर्स हों जो उसके इमोशंस को डिस्टर्ब कर रहे हों, तो इमोशनल एबनॉर्मली लोग एबनॉर्मली इमोशनली रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, सॉरी मैं उनको ज़रा कुक बुक में उनको दिलचस्पी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी फाइन। आप ठीक हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त। आप तैयार हैं डालडा कुकबुक प्लेटिनम एडिशन को हासिल करने के लिए? जी बिल्कुल। फिर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, इस साल कितने ममालिक ने शिरकत की थी गोरमे वर्ल्ड कुकबुक अवार्ड्स में? 171। वाह, ये आपने अभी से सुन के याद किया था? नहीं, ये आपने अभी बताया ना जो तफसील। बिल्कुल सही। सो आप हमारी एक जो है एलिजिबल कंटेस्टेंट तो हो गई। अब हम देखेंगे बाकी जो लोग हमें कॉल करेंगे। अगर किसी ने कॉल नहीं किया तो ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आपका हुआ बिला मुकाबला। और अगर कुछ और लोगों ने सही जवाब दे दिया तो फिर हम उसमें से मुंतखब करेंगे किसी एक का नाम कुरान अंदाजी के जरिए से कि किसको जाएगी आज की हमारी डालडा कुकबुक प्लेटिनम जो बुक एडिशन है इसका। अच्छा, सॉरी डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात काटी। आप कुछ बता रहे थे हमें कि हमारे मुल्क में बाहर से चूंकि नाहमवारी है, बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये कह रहा था कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे जहनों को मुतासिर कर रही हैं और इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारे सेटअप में, हमारे एनवायरनमेंट में रोज़ के डिस्टर्ब सिचुएशंस जो आ रही हैं, ठीक है, जो राइट्स आ रही हैं, जो सेक्टेरियन शक्ल के में आती हैं, जो कि रीजनल शक्ल में आ रही हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की शक्ल में आ रही हैं और आम आदमी के ज़िंदगी को मुतासिर कर रही हैं। हमारा जो ट्रैफिक का इशू है, हमारा जो हाउसिंग का इशू है, हमारा जो एजुकेशन का इशू है, ये सारे हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं जो हमें, और हमारे इकोनॉमिकल इश्यूज हैं जो हमें मुतासिर करती हैं और हम इसके रिएक्शन में ऐसे इमोशनल आउटबर्स्ट करते हैं। ठीक है। अब इमोशनल आउटबर्स्ट में भी लेवल्स हैं। नॉर्मल आदमी का इमोशनल
आउटबर्स्ट और एबनॉर्मल आदमी का। क्या फर्क होगा? नॉर्मल आदमी एक आर्जी तौर पे इमोशनल आउटबर्स्ट कर सकता है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है और उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है और वो अपनी नॉर्मलिसी में रहता है। यानी बहुत सारे लोग जो इस माशरे में रहते हैं वो ज़हनी मरीज नहीं होते। सही, गुस्सा करते हैं लेकिन वो ज़हनी मरीज नहीं होते। लेकिन वो एक बड़ा मशहूर शेर है ना, अब उसके ऊपर चीजें बेस करती हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर चीजें बेस करती हैं डॉक्टर साहब। जैसे ये देखें, जफर आदमी उसको न मानिएगा, वो कैसा ही साहिब फहम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। तो अब हम लोग तो जब इमोशनल आउटबर्स्ट करते हैं तो आप देखें वाहियात, और हमारी ज़बान और हमारा अंदाज और हमारा रवैया ऐसा होता है कि हम पहचान ही नहीं सकते कि ये वो शख्स है। यानी ये जो आपने जो बात की और जो जिस शायर का आपने जिक्र किया, उसकी ज़र्फ़ के हवाले से कमाल है जो उसने इस बात को इतने अच्छे अल्फाज में बयान किया है। ये हकीकत है। इमोशनल आउटबर्स्ट आउट ऑफ प्रोपोर्शन इज नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है? हर चीज में एक प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हो सकता है कि एक जैसे एक वाकया हुआ, अखबार में खबर आपने, वो 11 साल बच्ची जिसको रेप किया और वो मुजरिम, एंड मुझे कल मेरा दिल चाह रहा था जब मैंने पहली दफ़ा मुजरिम को और उसके साथ जो शरीक उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी शक्लें देखी कि यार शुक्र है वो लोग पकड़े गए, सुकून थोड़ा सा मिला कि कम से कम कैफरे किरदार तक पकड़े गए वो लोग। लेकिन हो सकता है कोई और शख्स इस वाक़े पे इतना इफेक्ट ना हो, उसके लिए भी जस्ट एक नज़र खबर हो। नॉर्मल आदमी, सेहतमंद आदमी किसी गलत अमल को बुराई समझेगा और वो फील करेगा। दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेना। अगर वो फील नहीं करता तो ये एबनॉर्मलिटी है, यानी दिस इज आउट ऑफ प्रोपोर्शनल। यानी एक आदमी किसी एनवायरनमेंट में एक ऐसी हरकत हुई है जिसकी वजह से सारे लोग उसको बुरा समझते हैं और वो उसको बुरा ना समझे, तो वो नॉर्मल नहीं है। यानी ही इज डेविएंट टू द नॉर्मल। नहीं, हो सकता है आप इस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करें कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कल कह दिया है कि गवर्नर साहब आप जाके अपनी उठाएं, वापस अपनी जिम्मेदारियां संभालें। आपके लिए ये ज़्यादा बड़ी मतलब शॉकिंग चीज़ हो, और मेरे लिए ये ज़्यादा हो कि यार 11 साल की बच्ची को रेप कर दिया, मतलब उसको जला दिया, उसको मार दिया। इट वेरीज दोनों से मुझे मुतासिर होना चाहिए। अच्छा। लेकिन उसकी नोयत मुख्तलिफ होती है। बच्ची के इसके साथ जो अमल हुआ है उससे मैं ज़रूर मुतासिर हुआ हूँ, लेकिन मैं डिप्रेस हुआ हूँ, मुझे मायूसी हुई है, मुझे अपने माशरे के गिरते हुए मयार पर अफसोस होता है। लेकिन मैं अगर ये डिप्रेशन लेके इसके साथ जीना शुरू कर दूं और फिर और कोई काम ना करूं और विड्रॉल में चला जाऊं, तो ये एबनॉर्मलिटी है। सही। तो डॉक्टर साहब जो कहते हैं कि कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा हसास होते हैं और समा उनका अपने ऊपर इख्तियार नहीं होता, क्या ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल ज़रूरत से ज़्यादा हसास होना नॉर्मल नहीं होता। अच्छा। हर शख्स को अपनी हसासियत अपने हद में रखनी चाहिए। और इसका कोई तरीका है क्या, जिस तरह से जिसके ज़रिए से कोई शख्स सीख सके कि उसे कैसे हद में रखना है और कैसे काबू और कंट्रोल और इख्तियार जिसकी आप बात करें वो हासिल करना है? देयर आर एरियाज विच यू कैन स्टडी योर ओन बिहेवियर। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं, मुख्तलिफ़ टूल्स हैं, मुख्तलिफ़ सेल्फ असेसमेंट टेक्निक्स हैं और मुख्तलिफ़ इदारे हैं जहाँ पे कोई जा सकता है और वहाँ पे लोग अपने आप को जांचने के लिए अपने आप को सब्जेक्ट करते हैं। इंटरनेशनली भी कुछ टेस्ट वज़ा हुए हैं। डिप्रेशन के स्केल्स हैं, पर्सनालिटी के स्केल्स हैं और बिहेवियर के स्केल्स हैं और मुख्तलिफ़ एरियाज़ के जो मेंटल हेल्थ में आते हैं उसके अपने स्केल्स हैं और उनको जांचा जा सकता है। सेल्फ असेसमेंट भी हो सकती है, आप उसको लेके उस टूल को और उसको असेस करा सकते हैं, उसकी अपनी कैलकुलेशन करके यू आर 80%, यू आर 20%, यू आर 90%, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन आम हालात में मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं और आप किसी लेवल पे कि कहीं पे भी होते हैं तो हमें एक प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देना चाहिए और वो अगर आउट ऑफ जो दूसरे लोग जो मेरे एनवायरनमेंट के लोग उसको नॉर्मल ना लें
यानी अगर मैं इमोशनल किसी चीज़ पे नाराज़ हो रहा हूँ और वो नाराज़गी मैं हद से बढ़ के और उससे वो एनवायरनमेंट में बदमज़गी फैलती है, तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। ठीक है। और अगर सारे लोग परसीव कर ले यस ही इज़ अनहैप्पी अबाउट दिस एक्ट एंड दैट्स ओके, we should correct ourselves, then it's all right। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दुबई कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ मिलकर हमने एक मुकाबले का एक जिसे कहते हैं एक आप लोगों के लिए तमाम किया गिफ्ट का 1 लाख रुपया तक आप जीत सकते हैं। और इसके लिए आपको करना ही है, आपके सामने ईमेल और वेबसाइट्स डिस्प्ले होंगी, आप इन्हें नोट कर लीजिए, आप इन्हें विजिट कीजिए और यहाँ पर अपने आप को एनरोल करवाइए। और जो लोग इस पर हमारे साथ एनरोल होंगे उनको हम रब्ता करेंगे, बुलाएंगे, आप लोगों की छोटी सी एक हम फिल्म रिकॉर्ड करेंगे अपने स्टूडियोज़ में, जिसके बिना पर हम मुंतखब करेंगे कि कौन से लोग एलिजिबल हैं और उनके अंदर ये खूबसूरती, अपने आप को कैरी करने की सलाहियत, एक नॉर्मेलिटी, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल और कोई एक अच्छा टैलेंट उनके अंदर मौजूद है। और ना सिर्फ ये कि आपको मौके मिलेंगे अपने आप को आगे बढ़ने के, अपने आप को साबित करने के, उसके साथ साथ 1 लाख रुपया तक जो है वो आप जीत सकते हैं। अगर 2 जेंडर्स, लड़का और लड़की दोनों में से कोई एक मुंतखब हुआ तो फिर यही इनाम 50-50 हज़ार दोनों विनर्स के दरमियान डिवाइड हो जाएगा। देश परदेश का एक फ्री लंच वाउचर आज आप शो में शामिल होकर कॉल करके जीत सकते हैं। उसके लिए नंबर्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। और डालडा कुकबुक प्लेटिनम अवार्ड तो हमारे विनर्स में, हमारे व्यूअर्स में से कोई भी हासिल कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। कैसी हैं? अल्लाह का एहसान है बहुत। अच्छा जी, डालडा कुकबुक अवार्ड के लिए आपने कॉल किया है, डालडा कुकबुक प्लेटिनम एडिशन बुक के लिए, जी है ना? मैडम। अच्छा जी, आप मुझे बताएंगी कि ये कब से हो रहे हैं ये गोरमे वर्ल्ड कुकबुक अवार्ड्स? ये 1995 से हो रहे हैं। वेरी गुड यार, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। मैंने पढ़ा है, मुझे अभी तक याद नहीं हुआ, आप लोगों को सुन के याद हो गया। लेकिन आपका नाम भी हम उस अपने ड्रॉ में डाल लेते हैं, जो हम आखिर में अनाउंस करेंगे कि विनर कौन है। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के लिए रुकने के बाद हो रही है आपसे मुलाकात। खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। डालडा कुकबुक प्लेटिनम एडिशन के लिए ज़बरदस्त से कॉलर्स हमारे कॉल कर रहे हैं बेशुमार, और उनमें से किसी एक के हिस्से में आ जाएगी ये बुक जिनको कि गिफ्ट मिल सकेगी और वो इसमें जो रेसिपीज है उन्हें ट्राई भी कर सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम मेमन, कैसी हैं? वालेकुम सलाम फरा जी, कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कितनी दिलचस्पी है? बहुत खूबसूरत लग रही है हमेशा की तरह। आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एमन, कितनी दिलचस्पी है आपको किचन में, कुकिंग में, रेसिपीज में? मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है कुकिंग वगैरह में, इसीलिए तो इसके लिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अच्छा गुड, तो बताइएगा कितने ममालिक के दरमियान मुकाबला था इस साल ये गोरमे कुकबुक अवार्ड के लिए? एक मिनट, मैं आपको जरा शुरू से बताऊंगी। 1995 से जो है ये शुरू हुए थे, इनके सारे 1995 से शुरू हुए थे। 1995 से शुरू हुए थे और इस साल 2013 में 171 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें पाकिस्तान की डालडा कुकबुक प्लेटिनम एडिशन जिसमें 115 रेसिपीज हैं उसको बेस्ट कॉर्पोरेट कुकबुक का अवार्ड। ये आपने लिखी है या आपने याद की है या आपने रिकॉर्ड की है? जिस चीज में इंटरेस्ट हो तो नहीं, सीरियसली टिप्स फॉर ये दिस शार्प मेमोरी क्या है? नहीं, जिस चीज में इंटरेस्ट है बस वो खुद ही याद हो जाती है। खुद ही याद रहती है जिस चीज में इंटरेस्ट है। चले गुड, आप भी शामिल हुई हमारे उन लोगों की लिस्ट में जिनमें से किसी एक को जाएगी आज हमारी ये खूबसूरत सी किताब इनाम के तौर पर। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग बैक, जो हम सेहतमंद रवैयों की या सेहतमंद एक जिंदगी की बात कर रहे थे, क्या हासिल की जा सकती है? और इस दौर में जब आप कह रहे हैं खुद ही की मुश्किल है, तो कैसे एक शख्स जो है वो अपने आप को सेहतमंद जहनी तौर पर रखने की कोशिश करे? उसके लिए उसे क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए? देखिए, जब आपने उस बच्ची का जिक्र किया जिसमें उसके साथ उसकी ज़्यादती हुई थी और आपने कहा कि मैं बहुत नाराज़ हुई, परेशान हुई, दुखी हुई, परेशान भी हुई, आपका रिएक्शन ये था कि आपने उसका इजहार किया, मुझसे भी जिक्र किया और इस मीडिया पे भी लोगों को बतलाया। मैंने आज जिक्र किया जब मुझे पता चला उसका मुजरिम पकड़ेगी, कि मैं इस डिप्रेशन को स्प्रेड नहीं करना चाह रही थी कि पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने, जब हल नहीं निकलना तो उस पर बात क्या। लेकिन आपके इस अमल से पब्लिक अवेयरनेस हुई और लोग इस किस्म के ट्रामा से बच पाएंगे
जो अपने बच्चियों के को केयर नहीं देते, ऐसा ही छोड़ देते हैं और वो गैर मुतालिका लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं। सही। आपके इस मुख्तसर से यू हैव प्रूव्ड यू हैव प्लेड योर रोल, ठीक, जो आपका बड़ा हेल्दी रोल था। अच्छा ठीक है। खुदा न खास्ता अगर यही रोल आप किसी और अंदाज में रिएक्शनरी बन जाती, लिटिगेशंस में चली जाती, अपना ये काम छोड़ के और जाके तबलीग करना शुरू करती, एक घर से दूसरे घर में लोगों को ये कहना शुरू कर देती कि अपने बच्चियों को का ख्याल रखें और उनको गैर मुतालिका, दैट वाज नॉट अ नॉर्मल। अच्छा। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि वो काम होना चाहिए जो रिलेवेंट हो। सही। जो इरिलेवेंट हो जाता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल सही। मैं आपसे कुछ टिप्स, कोई 1 2 3 4 5 करके सिर्फ वही जानना चाह रही हूँ। अभी तो वक्त नहीं है खबरों के लिए, न्यूज़ स्टूडियो की तरफ जाएंगे, लेकिन जब वापस आ रहे हैं, जो आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, हाउ टू, कैसे हम हासिल कर सकते हैं ज़हनी सेहत को, मेंटेन कर सकते हैं कि हम इसे खो ना दें, किसी हालात की, किसी वाक़यात की नज़र ना हो जाए, हम खुश रहें, सेहतमंद रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करें, कैसे? उसके लिए आप 5 टिप्स हमें देंगे। उसके लिए, उससे पहले हम खबरों के लिए चलेंगे न्यूज़ स्टूडियो की तरफ और वापसी पे आएंगे। मेरी खुशी होगी। खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। सुबह से हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अपने डॉक्टर साहब के साथ, जो कि विलिंग बेस से ताल्लुक़ है इनका। आप प्रिंसिपल रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट के बोलान कॉलेज कोयटा में, और उसके अलावा साइकेट्री एसोसिएशन जो है पाकिस्तान की, साइकेट्री सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बात हम कर रहे थे नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी के दरमियान, और मैंने कहा था जाते जाते आपसे 5 हमने टिप्स लेनी है कि किस तरह से हम अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि नॉर्मेलिटी जो है वो क्या है, और कोशिश कर सकते हैं कि इनको फॉलो करके हम सेहतमंद रहें। डॉक्टर साहब, मैं आपके इस सवाल के जवाब में एक शेर कहूँगा, और वो है यकी मोकम अमल पहम मोहब्बत फाते अलम, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, तो औरतों की शमशीरों का क्या बनेगा? मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, मर्दों और औरतों की शमशीरें। नहीं, वो तो कहते हैं यार, जो औरत के जो मर्द की खुसूसियात हैं वो औरत की नकाइस हैं, जो औरत की नकाइस हैं वो मर्द की खुसूसियात। शायर ने कोशिश की है इस बात को, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने कोशिश की है कि एक मैसेज दें। असल में मैंने इससे पहले कहा था कि नॉर्मल वो आदमी होता है जिसको इदराक होता है अपने हरकत और सकनात का। अच्छा, जिसे पता होता है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और वो अपने एनवायरनमेंट से अवेयर होता है, ठीक है, अपने अमल से और लोगों की रिएक्शन से उसका जो मैसेज है जो उसको मिलता है वो परसीव करता है। अच्छा, 5 वो कौन से तरीके हैं डॉक्टर साहब जिसके साथ आपके जो सोचने का अंदाज है वो मुस्बत होना चाहिए, ठीक, आपके जज्बात आपके काबू में होने चाहिए, ठीक, आपके इरादों में इस्तेहकाम होना चाहिए, ठीक, आपके जो एक्टिविटीज़ हैं वो रब्त में होनी चाहिए, और आपका सोच मरबूत होना चाहिए, बिल्कुल सही, मुस्बत होना चाहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप तशरीफ लाए और आपने हमारे साथ शेयर किया। एक और बड़ा कुछ होना चाहिए, मौसीकी और ज़िंदगी में बहुत सारे आर्ट्स के साथ अगर आपको रग़बत हो तो मेरा ख्याल है कि ये आपको कुछ इस तरह का आउटलेट, वेंट, कैथारसिस देता है कि जिससे आप बहुत सारी मनफियत को मस्बत चीज़ों के साथ बदल सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये कुछ हार्मोनल चेंजेस भी तो करता है ना, जो रूह के ग़िज़ा के लिए काफ़ी सब लोग कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल सही। आज हम अपने जिस मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा नाम और बड़ी शख्सियत म्यूजिक इंडस्ट्री की, पाकिस्तान में इनका नाम जो है खासा जाना पहचाना। उस्ताद फ़तेह अली खान साहब ग्वालियर घराने से सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, अपने वक्त बहुत मेहरबानी आपकी, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने सुनने वालों को कुछ बतला सकूं, और बहुत खुशी हुई। हम उस्ताद फ़तेह अली खान साहब के नाम से तो वाकिफ़ है, लेकिन पटियाला घराना और ग्वालियर घराना मिक्स हो जाता है। हम अक्सर वो पटियाला घराने के जो है ज़्यादा उनको जानते हैं वो, तो इसकी क्या वजह है? क्या आप सामने नहीं आए ज़्यादा, आपने ज़्यादा उस तरह परफॉर्म नहीं किया? जबकि मैं भी देख रही थी कि आपने इंटरनेशनल फेस्टिवल में 156 मुल्कों के दरमियान भी मुकाबला जीता है, आपके सुप्रीम अवार्ड भी आपके हिस्से में आया, जिसमें उस्ताद सलामत अली खान भी थे और फ़तेह अली पटियाला भी थे। तो फिर हम क्या वजह है कि लोग उतना नहीं जानते जितना उनको जानते हैं, या फिर ये कि जानने वालों की कमी सीनियर हैं 20 साल, ठीक,
उनके बाद तो कोई गाने वाला मैदान में आया ही नहीं। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उस जगह पर पहुंचकर मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि वो हमारे सीनियर हैं। सलामत अली ख़ान भी मेरे से बहुत सीनियर थे, हमारे वालिद की उम्र के हैं, और ये भी मेरे फुफीज़ाद भाई हैं, फतेह अली ख़ान जो हैं, तो ये भी बचपन से हमारे वालिद साहब के नीचे ऊपर के आदमी हैं। लेकिन वो बहुत मेरे से 20 साल पहले गाना उन्होंने शुरू किया, तो 20 साल बाद आएगा आदमी, तो फिर इस जगह पर, क्योंकि क्लासिकल मौसीकी एक ऐसी फील्ड है कि इसमें आगे निकलना बड़ा एक मुश्किल और बड़े दुश्वार मरहल होते हैं इसमें। अच्छा, क्यों? वो इसलिए कि इसमें जो है वो लोग भी इसको कम समझते हैं। अच्छा। आम आदमी इसको समझ नहीं पाता। ठीक। और लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि मैं तो अभी इंटरनेशनल फेस्टिवल में गया था, तो वहाँ 1.5 लाख आदमी थे सुनने वाले। उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट साहब 9-9 घंटे सुनते थे, 12 जज थे उनके, अंग्रेज थे सब, और सारे मुल्कों से। 12 घंटे एक सिंगर को? 12-12 घंटे वो महफिल चलती थी। महफिल चलती थी, ठीक है, सही। तो वहाँ पर भी मैंने जो अपना ट्रेडिशनल म्यूज़िक है वही मैंने पेश किया। मैंने वहाँ पर कोई, क्योंकि ये हमारा ये एक ज़ाती विरसा है, बिल्कुल, और बुज़ुर्गों से है। मैंने तो इसलिए ये काम सीखा, मेरे छोटे भाई हैं, तो एक फिल्म सिंगर है वो रजब अली। अच्छा। तो वहीद अली वो सिंधी गाने का बड़ा बहुत आलीशान अच्छा बहुत फनकार था, और मेरे भाई जो हैं वो बड़े बड़े अफसर हैं। ठीक है। तो मेरी माँ जो है वो मरहुमा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह थे, वो सुबह को मक्खन बनाती थी। अच्छा। तो 7 भाई थे हम, तो बहन तो थी नहीं। ठीक। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मक्खन मुझको देती थी पराठों पर रखकर। हाँ, आप बड़े थे सबसे? नहीं, मैं दूसरे नंबर पर था, तो रजब अली को थोड़ा कम देती थी। तो वो सब, रजब अली एक दिन कहता, अम्मा इसको आप मक्खन बड़ा खिलाती हो और मुझको कम देती हो, क्या बात है? कहने लगा, बेटा तुम्हारे जैसे कच्चे पक्के गाने वाले कई होते हैं। तो ये हमारे खानदान की जो दस्तार है वो उसी के ऊपर है, सही। तो इसको मैं ज्यादा नहीं दूंगी तो किसको दूंगी? अच्छा। तो गाना जो है, क्लासिकल म्यूजिक जो है, उसमें गवैया बनने के लिए कम से कम नहीं तो बड़ी एक बहुत बड़े उस्ताद होने चाहिए, और माहौल होना चाहिए, और फिर रियादत होनी चाहिए। 3 चीज़ों की ज़रूरत है अच्छा फनकार बनने के लिए। कौन सी? कि वो ये है कि शागिर्द जो है वो आमिल हो, शागिर्द आमिल हो, और उस्ताद कामिल हो, और फिर अल्लाह की रज़ा शामिल हो। वाह। तो मैंने 2-4 उस्तादों से, अपने वालिद साहब से सीखा, फिर अपने ताया, जो हमारे ताया थे वो बड़े सगीर के बहुत बड़े गवैये थे, उनका नाम था उस्ताद उमैद अली खान। उस्ताद उम्मीद अली खान। उम्मीद अली खान। अच्छा। तो वो और आशिक अली खान साहब जो थे, बड़े पटियाला घराने के थे, वो भी हमारे बुजुर्ग थे, वो बड़े गुलाम अली खान के उस्ताद थे। ठीक। तो ताया उनके साथ गाते थे इकट्ठा जुगलबंदी में। तो उनसे मैंने फिर अपने ताया से सीखा। फिर अपने मेरे मामू थे उस्ताद मंसूर अली खान, वो सिंध में बहुत ज़्यादा रहे, उनका जो सिंध में उनको ऐसे समझते हैं कि जैसे तानसेन से भी ज़्यादा। अच्छा। तो वो हमारे मामू थे। तो तीनों चीज़ उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान में इसको ही हमने, कोई बनने वाला कोई चीज़ होती है तो सारे वो समझ जाते हैं। आप में ऐसी क्या चीज़ थी जो आपके ख्याल में 7 भाइयों में मैंने मेहनत बड़ी की है। अच्छा। मैंने रोज़ कम से कम, न गर्मी देखी न सर्दी, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे रोज़ जो वो कहते थे वही करता था। सही। और क्लासिकल गाने के लिए हम लोग पैसों के लिए नहीं गाते, हम अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए। ये तो एक कोई गाना मकबूल हो जाए सीडी में, वो बड़ा फनकार बन गया, दूसरे दिन फिर वो बैठ गया। तो ये एक दफ़ा गवैया बन जाए तो फिर वो बैठता नहीं। बिल्कुल सही, सही। अच्छा सर, हम बातें करेंगे आपसे, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स, और अभी जो आपने जो आप गुनगुना रहे थे, जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे हमारी ऑडियो चेक के लिए, उसको सुन के अंदाज़ा हो रहा है कि बड़ा मज़ा आएगा आपके साथ महफिल में। सो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ हमें सुनाइए भी साथ साथ। आपको गुजारिश करता चलूँ जी, राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए। अगर मियाँ तानसेन भी आ जाएं और कहें कि मैं आज बहुत अच्छा गाऊंगा, ऐसे नहीं है। अच्छा, तो क्या चीज़ें दरकार होती हैं? राग जो होता है, और रसोई कहते हैं बावर्ची खाना, हांडी को या सालन को, और पागड़ी। पागड़ी। अच्छा, पगड़ी।
वो रोज़ बांधते हैं, किसी टाइम ऐसे ही बंध जाती है कि कभी नहीं हंसी होती, ऐसे ही वो सालन भी होता है, ऐसा पकता है, कभी नहीं पकता। सही। तो गाना भी ऐसे ही है। ठीक है। ये तो अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हो जाए तो वो बन जाए। सही। तो हमेशा आदमी को, हम तो अल्लाह को याद करके गाते हैं। सही। कि इज्जत रखना और बुजुर्गों की और अपने मुल्क की। इंशाअल्लाह तो आज आपकी जो आपका कलाम सुनेंगे बहुत सारे लोग। और डॉक्टर साहब आप साथ रहे उसके लिए आपका शुक्रिया। हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात।